क्योंकि मंच है राजस्थान की आवाम की आवाज बना हुआ है, क्योंकि इस मंच के जरिए हम आपके हितों, आपके सरोकारों से जुड़े तमाम विषयों पर संवाद कर रहे हैं। और हमारा जो अगला सेशन है संवाद की दृष्टि से वो भी बहुत खास है, क्योंकि इसमें तमाम सवालों का, तमाम आरोपों का जवाब मिलेगा और साथ ही किस तरह सरकार का जो रोड मैप है उसके लिए संगठन का क्या काम है, किस दिशा में काम है, उस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल बेहद खास होने वाला हमारा ये सेशन, और सेशन का नाम है नए कप्तान राह कितनी आसान। बेहद खास मेहमान को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ। बताते चले कि 1970 के दशक में आरएसएस प्रचारक के रूप में शुरुआत की, सन 1980 के दशक में मध्य में आप बीजेपी में शामिल हो गए, पाली जिला इकाई में कई पदों पर रहने के बाद अब आप बीजेपी की राज्य की इकाई में हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मेहमान का, मदन राठौड़ जी का, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। सहज सरल और किस तरह से कार्यशैली है बात करेंगे, और सेशन को होस्ट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने सहयोगी रविंद्र को। और अपर्णा भी सेशन को होस्ट करेंगी, तो मैं चाहूंगी दोनों सहयोगी मंच पर आए और एक बार फिर से हो जाए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत मदन राठौड़ जी आपका न्यूज 18 राजस्थान के इस मंच राइज राजस्थान में। धन्यवाद सर, इतने सहज और सरल व्यक्तित्व की आपकी पहचान रही है, मुस्कुराते हुए आप यहाँ पर आ रहे हैं, लग रहा है कि अब तो हम वाकई सार्थक संवाद की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले काफी गर्मा गर्मी रविंद्र यहाँ हुई थी। दरअसल अपर्णा, ये हम सभी जानते हैं कि मदन राठौड़ जी की जो शैली है वो इसी तरह की, वो हंसते हंसते बहुत गहरी बात बोल जाते हैं। और मदन राठौड़ जी के एक वरिष्ठ ने एक बार मदन जी को लेकर कहा था कि मद ना, मतलब क्या मदन राठौड़ जी आप ये मानते हैं कि बिना मद में रहे हुए, बिना अहंकार के रहे हुए भी राजनीति में अपना अस्तित्व बरकरार रखा जा सकता है? देखिए, मद तो होना भी नहीं चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये हमको सिखाया गया है, इसलिए कर्म करते जाओ, इसलिए मद करने की जरूरत नहीं है। सर, क्योंकि जो हमारे सेशन का नाम है नए कप्तान राह कितनी आसान, तो उस पर भी बात हो जाए, क्या लग रहा है? देखिए, राह तो राहगीर बनाता है और पूरा करेगा भी, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो कुछ भी दायित्व मिलता है व्यक्ति को, वो ईमानदारी से निभाए तो राह आसान हो जाती है। नहीं, एक होता है कांटों का ताज, एक होता है फूलों का ताज। मदन राठौड़ जी को ये जिम्मेदारी मिले हुए अब कुछ समय बीत चुका है। मदन राठौड़ जी जब अध्यक्ष बनने के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर उतरते हैं और जिस भव्य तरीके से न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि जयपुर के लोग उतरकर स्वागत करते हैं, ऐसी अपेक्षा थी, ऐसा अंदाजा था। और ये कांटों का ताज है कि फूलों का ताज है? देखिए, इस प्रकार की अपेक्षा मैंने कभी भी नहीं की। मैं तो एक सिपाही हूं और सिपाही को जो दायित्व मिलता है, कप्तान जो दायित्व देगा, सिपाही बखूबी उसको निभाने का काम करता है। अब ये अध्यक्ष जो होता है पद, इसको कांटों का ताज भी समझ सकते हैं। कठिनाइयां तो आएगी, आती रहेगी, लेकिन अपना संबल मिलता है जनता जनार्दन का और कार्यकर्ताओं की टीम का, और उससे वो फूल बन जाते हैं, कांटे भी। बिल्कुल। और मदन जी, जब कोई नई जिम्मेदारी जब मिलती है और आपके जो पूर्व होते हैं, किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें तो एक बार मिल बैठकर जरूर बात करते हैं, पूछते और समझते हैं कि आखिर कैसा आपका कार्यकाल रहा, क्या दिक्कतें, क्या अड़चने आई। सीपी जोशी जी ने क्या बताया कि क्या मुश्किल आ सकती हैं और आपकी नजर में क्या मुश्किल है? और दूसरी चीज इसमें सप्लीमेंट्री सवाल ये कि विधानसभा में बीजेपी की सरकार प्रदेश की जनता ने बनाई और फिर उसके 3-4 महीने बाद ही जो हैट्रिक का सपना था 25 की 25 सीटें जीतने का, वो आप नहीं हासिल कर पाए। उसकी कसक, उसका मलाल आज भी दिखाई देता है बीजेपी में। नहीं, ये तो कसक तो रहेगी कि हम कुछ सीटें
हार गए, इसका चिंतन मनन हमने किया भी है और उसका समाधान भी हमने खोज लिया। सर, चिंतन मनन तो जाहिर तौर पर संगठन कर ही रहा होगा। अध्यक्ष होने के नाते कुछ बताना भी पड़ता है और कुछ चुपचाप सुनना भी पड़ता है, लेकिन आपके मन की क्या, क्योंकि सिर्फ आप ही की पार्टी के नेता नहीं बल्कि विपक्ष ये पूछता है कितना धैर्य कहां से लाते हैं आप? देखिए, वैसे इसके पीछे कई कारण रहे जो हमने सीटें खोई। एक तो कांग्रेस ने भयंकर तुष्टीकरण अपनाया, समाज को तोड़ने का काम किया, समाज को जातियों में बांटने का काम किया। दूसरा, अपप्रचार किया कि ये संविधान को तोड़ देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार की बात कई मोर्चों पर कही गई तो थोड़ा बहुत भ्रम पैदा हो जाता है और उसके कारण से हमको नुकसान भी हुआ। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि ये सत्ता में भी आ गए, केंद्र में भी सरकार में आ गए, राजस्थान में भी सरकार बन गई, डबल इंजन की सरकार भी बन गई। इसके बावजूद भी इन्होंने न तो संविधान को छेड़ा न कोई आरक्षण को छेड़ा। हम समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी 140 करोड़ जनता का समग्र विकास चाहते हैं, तो ये जनता में हम इस भ्रम को मिटाने में कामयाब हो रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस मोर्चे को और पार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें, वैसे तो बहुत लोग इस बारे में जान चुके हैं, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है कि जब 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान आप एक अलग राह पर चलने की सोच रहे थे और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन मदन जी को आता है और मदन जी को कहते हैं कि मदन जी धैर्य रखिए, अच्छा होगा। थोड़ा बताइए उन्होंने क्या कहा था और क्या आपको लग रहा था कि 6 महीने के अंदर पार्टी की तरफ से आपको राज्यसभा में भी भेजा जाएगा, राजस्थान से आपको प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा? क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? देखिए, वैसे तो कोई फोन नहीं भी आता तब भी मैं अनुशासित सिपाही हूं और मैं अनुशासन में रह करके और मैं काम करता। मैंने निर्धारित समयावधि में ही अपने आप को संयमित कर दिया और अनुशासन में रहा। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि टेलीफोन आया, तो वो कोई इतना ये नहीं था धैर्य वगैरह। उस समय एक लाइन थी, मदन राठौड़ जाकर विड्रॉ करो, तो उसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, सोचने का समय ही नहीं। और जब नेतृत्व कहता है, वैसे नहीं भी कहता तब भी हम करते। प्रधानमंत्री जी के साथ आपके लंबे अनुभव रहे हैं, लगातार आपने उनके साथ गुजरात में भी काम किया है। थोड़े उनके अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे, उनकी दूरदृष्टि के बारे में बताना चाहेंगे और उनसे क्या कुछ सीखने को एक राजनेता को मिलता है? देखिए, वो एक विराट व्यक्तित्व है और परिश्रमी है। इस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने की उनकी सोच है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, इस दिशा में वो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और समग्र विकास, मैं एक निवेदन करूं, सबका साथ और सबका विकास, सबके प्रयास, ये इस प्रकार की उनकी सोच है। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, बहुत यानी एक्टिव और दूरगामी सोच के धनी है वो हमेशा बहुत मतलब प्रारंभ से भी हम जानते हैं, बहुत मतलब जैसे नई आधुनिक व्यवस्थाएं उनके पास में थी। वो पूरे दुनिया का भ्रमण कर चुके थे, कई पहाड़ों में घूम घूम करके उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। इसलिए विराट व्यक्तित्व है वो, उसको पार पाना संभव नहीं है। कई मोर्चों पर हम देख सकते हैं तो लगता है कि इसमें वो सफलतम है, तो दूसरे मोर्चे पर देखें तो वहां पर भी वो सफलतम है। एक तो वो सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। उनकी सोच है कि पूजा पद्धति किसी की कोई भी हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं भी जाके पूजा करे, कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, देशभक्ति चाहिए। अभी देखिए ना, हम ये तिरंगा का घर घर तिरंगे का अभियान चला रहे हैं। इसके पीछे भाव एक ही है कि राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व का निर्माण हो,
राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा हो हर नागरिक में, और इसके लिए अभियान चलाया है। एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान चलाया, तो उसमें भी कहीं ऐसी बात नहीं है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ तो पर्यावरण की भी शुद्धि होगी, हरित क्रांति होगी, उसका लाभ आम नागरिक को मिलेगा। ये सोच ऐसी है जी। राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये तो आपने जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली के बारे में बताया, लेकिन राजस्थान में आपने जिस तरह से कहा कि विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा और उसने उसको भुनाया, तुष्टीकरण की राजनीति जिसे आपने नाम दिया, लेकिन अब क्योंकि अब प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और नजदीक है उपचुनाव, तो क्या आपको लगता है कि एक पॉजिटिव मैसेज के जरिए आप आवाम तक पहुंच पाएंगे, जनता तक पहुंच पाएंगे, उपचुनाव का रिजल्ट आपकी बेहतरी में रहेगा? ये आपने सही कहा। देखिए, लकड़ी की हांडी चूल्हे पर एक बार चढ़ती है, वो जल के भस्म हो जाती है। हांडी का मतलब समझ रहे हो आप? वो लकड़ी की यदि बना करके चूल्हे पर चढ़ाओगे तो एक बार में जल के भस्म हो जाएगी। तो ये भ्रम अधिक दिनों तक चलता नहीं है, भ्रम का निवारण हो गया है। और हमारा कार्यकर्ता राजस्थान सरकार के बजट और केंद्र सरकार के बजट में जन सेवा के लिए किस प्रकार की योजनाएं दी है उसको लेकर के जनता तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। 5 विधानसभा सीटों की बात करें जिन पर उपचुनाव होना है, 6 बोलो। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि उसमें 6 हो गए अमृतलाल मीणा जी के बाद, लेकिन 5 विधानसभा सीटों में एक भी बीजेपी के पास नहीं। 3 सीटों के अगर जिक्र करें तो इंडिया गठबंधन ने जब यहां पर एक साथ चुनाव लड़ा और विधायक सांसद बन गए तो ये 3 सीटें खाली हुई। अभी हमारे साथ हनुमान बेनीवाल थे, उन्होंने कहा है कि केंद्र में मेरा गठबंधन है, यहां प्रदेश में मेरा गठबंधन नहीं है। क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद आप इन 5 सीटों को लेकर करते हैं, या ये सोच रहे हैं कि ये सीट तो बीजेपी की है ही नहीं, कोशिश हम जरूर करेंगे, भरोसा हमको है कि हमें पब्लिक जिताएगी, लेकिन ये क्या सोच के साथ आप इन 6 चुनाव में जाएंगे? सभी सीटें हमारी है। सभी सीटें हमारी है। इस आत्मविश्वास की वजह क्या? राज्य सरकार का चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव में जीत हार भी होती है, लेकिन सीट तो हमारी है, सभी सीटें हमारी है। और अब जो जिस प्रकार का काम हम कर रहे हैं उस हिसाब से हमको पूरा विश्वास है कि सभी सीटें जीतेंगे। बीजेपी एकजुट है प्रदेश में? बिल्कुल एकजुट है। पूरा आपने देखा होगा कि जितने भी आज तक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उन सबका आशीर्वाद मुझे मिला है, सहयोग पूरा मुझे मिला है, और कार्यकर्ता पूरा एकजुट होकर के मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है, तो इससे ज्यादा एकता क्या चाहिए? सर, लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी है, और दूसरी बात एक यहाँ पर ये भी उठती है, रविंद्र आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह से आपने कहा कि सभी सीटें आपकी हैं, लेकिन सवाल कुछ बने हुए हैं। थोड़ी देर पहले एक बहस हुई जिसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का, और हमेशा की तरह उस बहस में बहुत शोर हुआ। कांग्रेस का सीधा आरोप यह है कि देखिए आप सिर्फ हम पर ही आरोप लगाते रहते हैं, आपने बीते 8 महीने में कुछ नहीं किया है। कांग्रेस यदि कहेगी कि आपने बहुत कुछ किया तो फिर कांग्रेस खत्म नहीं हो जाएगी, इसलिए उनको तो यही कहना पड़ेगा। विपक्ष में है तो वो अपनी बात कहेंगे, इसमें विपक्ष कभी भी हमसे सहमत थोड़ी होगा कि हाँ सब आपकी है, वो तो हमें इसी नैरेटिव को लेकर तो वो वहां भी जाएंगे कि आप रिव्यू करने के नाम पर आपने तमाम पिछली सरकार की योजनाओं को आपकी सरकार ने रोक दिया है, बीजेपी सरकार। नहीं, हम रोकते नहीं है जी, हम तो आगे बढ़ाते हैं। हमने कोई योजना रोकी नहीं है, हमने उसमें सहयोग किया है, आगे बढ़े हैं। और जनहित की योजना को रोकने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसमें और कुछ बढ़ोतरी करने वाले हैं। चाहे कोई भी हो, हम कभी भी राजनीति नहीं करते। चुनाव में राजनीति कर लेंगे, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद में सबको साथ लेकर के और समग्र विकास की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राजस्थान के कार्यकर्ता अब इंतजार कर रहे हैं कि मदन राठौर जी की नई टीम कब तक तैयार होगी, इस नई टीम में ऊर्जा और तजुर्बे का कैसा संयोजन होगा। देखिए, टीम बहुत अच्छी है, सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। केवल जिस प्रकार से मुझे यहां लगाया है ना, ऐसे ही किसी कार्यकर्ता को किसी भी मोर्चे पे भेजा जाएगा, इसलिए सभी कार्यकर्ता उपयोगी हैं, सबका उपयोग लिया जाएगा और हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारा उद्देश्य है। क्या ऐसे मेंबर्स ढूंढ रहे हैं कि जो आपकी तरह कप्तान होते हुए भी खुद को सिपाही बताए? क्या वैसे सिपाही ढूंढ रहे हैं आप अपनी टीम के लिए? हर कार्यकर्ता बहुत उपयोगी होता है, हर कार्यकर्ता का बहुत उपयोग है और सिपाही की तरह काम करता है।
देखिए, दो भूमिका हो जाती है जब आप संगठन में होते हैं। अगर आप विपक्ष में हैं तो फिर आपको सरकार की नाकामी, सरकार की कमियों को, जनता की आवाज तक, उनको आवाज को पहुंचाना है। लेकिन अगर आपकी पार्टी की सरकार है तो सरकार के कामकाज को भी आपको जनता तक पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं के जरिए पहुंचाना है। और दूसरी बात, विपक्ष जो आरोप लगाता है उसके आरोप के जवाब भी आपको देने होते हैं। तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, विपक्ष यदि सकारात्मक बात कहेगा हम स्वीकार करेंगे, हमारी कमी निकालेगा, हम निश्चित रूप से सुधार करने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केवल विरोध करने के लिए विरोध करेगा तो मैं सोचता हूं ये करना नहीं चाहिए। लेकिन करे, विपक्ष को छूट है, वो करे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम अपना काम करेंगे, हम रास्ता बनाते जाएंगे, रास्ता सुगम होता जाएगा। सर, रास्ते तो पार्टी के अंदर बहुत से गुट भी ढूंढते हैं। बीजेपी का हर सिपाही अनुशासित सिपाही है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं उन्हें अलग अलग गुटों की ओर ले जाती हैं। कैसे इस चुनौती से या इसे साधने के लिए क्या विजन है आपका, क्या प्लानिंग है? देखिए, अनुशासन और संगठन के लिए महत्वाकांक्षाओं को रोकना पड़ता है। समावेश कैसे हो सकता है, संभव कितना हो सकता है, उस पर संतोष करना पड़ता है। इसलिए महत्वाकांक्षाएं होती है, सब में होती है, लेकिन जहां संगठन का भाव होता है और अनुशासन का भाव होता है तो अपने आप संयमित हो जाएगा। लेकिन अगर महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो तो नाराज भी हो जाते हैं। मिटा देंगे, नाराजगी मिटा देंगे। नाराजगी मिटाएंगे, नाराजगी वाले को मिटाएंगे। नाराजगी मिटाएंगे, नाराजगी वाला तो हमारा ही है, उस नाराजगी तो हमारे में ही होती है, नाराजगी अपनों में ही होती है। इसलिए वो नाराजगी वाले को नहीं, नाराजगी मिटाएंगे, उनकी साथ लेके चलेंगे। कितना संभव है वो करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार कैसा काम कर रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उनकी टीम के अब तक के काम को कैसे आप देखते हैं? देखिए, भजनलाल जी ने बहुत काम किए, बहुत मेहनती है, योग्य है। सरकार बनते ही जो काम जो हमने सोच रखे थे उनमें से लगभग 50% काम उन्होंने पूरे किए। चाहे जनता के काम हो, चाहे ये पेपर लीक वाला हो, ERCP का अभी मैं डिस्कस सुन रहा था आपके, इसके अलावा भी जनहित के काम, आम नागरिक के लिए जो योजनाएं देने का काम। अब देखिए ना, 9 लाख करोड़ की सड़कें कोई कम बात है क्या? 2,35,000 करोड़ का बिजली उत्पादन के मामले में और निवेश कर देना सरकार की तरफ से कोई कम बात नहीं है। अब जिससे हमारा सोलर पैनल लगेगा प्रत्येक घर के ऊपर और बिजली पैदा करेगा, वो हम 2027 तक बिजली सरप्लस हो जाएंगे, जो राजस्थान की जनता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। हम निवेश प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, राजस्थान में उद्योग स्थापित करवाना चाहते हैं। मैं भी लगातार 3 जगह मैं दौरे कर चुका हूँ। गुजरात में जा चुका हूं। अभी गुजरात में मैंने वहां के लोगों को आमंत्रित किया कि आप राजस्थान में आकर के उद्योग लगाएं। यहाँ पर हमने एक किशनगढ़ के अंदर 2 दिन पहले ही हमने एक सम्मेलन किया, हिंदुस्तान के पूरे सब प्रांतों से लोगों को बुला करके और वहाँ उद्योगपतियों को बुला करके हमने उनको आमंत्रित करने का काम किया। हम सब इस काम में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। हम कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। पहले कच्चा माल निर्यात होता था, हमने कच्चा माल को यहाँ रोका है। हम अपने कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर हम यहाँ उद्योग स्थापित करवाना चाहते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी। तो हम सब काम में लगे हुए हैं। हमने बिजली की व्यवस्था कर दी, घर घर जल, घर घर नल की व्यवस्था कर दी। हम बांधों का कर रहे हैं, नदियों को आपस में किस प्रकार से नहरों के माध्यम से जोड़ सकते हैं, हर खेत को पानी कैसे दे सकते हैं। हमने बहुत योजनाएं बनाई है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि जो रिवाज जनता ने इस बार भी विधानसभा चुनाव में बरकरार रखते हुए बीजेपी पर भरोसा जताया है, उस भरोसे को बीजेपी की सरकार, बीजेपी का संगठन लोगों के दुख दर्द को दूर करके पूरा करने की कोशिश करेगी। मदन राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। सर, आप स्टेज पर ही बने रहिए। तो जोरदार तालियां हो जाए मदन राठौर जी के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं न्यूज 18 राजस्थान के तरफ से राठौर जी के लिए, क्योंकि उपचुनाव भी है। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सम्मान के लिए सुधीर शर्मा, चीफ करेस्पॉन्डेंट न्यूज 18 राजस्थान। जोरदार तालियां।
बहुत बहुत धन्यवाद मदन राठौर जी, और एक बार जोरदार तालियां फिर से मदन राठौर जी के लिए कि हमारे कार्यक्रम के इस भाग में वो शामिल हुए और उनसे अनुरोध कि अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।